असलम को फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 39 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हदायत पुत्र, तुम जरा पलवशी को देख लेना, कल रात से बुखार है, डॉक्टर के पास भी ये लड़की नहीं गई, तुम देख लो, हमारी तसल्ली हो जाएगी। अगर कोई दवा वगैरह हुई तो लिख देना, हम अभी मंगवा लेंगे। दादी ने हदायत शाह से कहा तो हदायत शाह ने चेहरे पर संजीदगी तारी की हुए सर असबाब में हिलाया। अपना ब्रीफ केस पकड़ते हुए बेहराम को दादी की बातों में लगाने का इशारा करते हुए ड्राइंग रूम से निकलते हुए पलवशी के कमरे का रुख किया। एहतियात से इर्द गिर्द निगाह दुराकर आयस और जरगाम को देखा, क्योंकि फिलहाल वो इन दोनों से सर खपाना नहीं चाहता था। दिल तो इस वक्त अपनी शाइनिंग स्टार के बेबान होने का सुनकर बुरी तरह से बेचैन हो रहा था। पलवशा के कमरे में दाल होते पलट कमरे का दरवाजा बंद किया। नजर कमरे के तरफ में घुमाई तो पलवशा कहीं नजर आई। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज पर हदाशा ने पलट कर दाएं जानब देखा, जहाँ पलवशे ब्लैक कुर्ता शलवार पहने, बालों की ढीली चोटियां की हुए, बहार की हिद्दत से सुर पड़ता हुआ चेहरा जिस पर उस वक्त पानी के कतरे शबनम के कतरों की मानत ठहरे हुए थे, दुपट्टे से बेनियाज होशरुबा सुरापा लिए हुए बुरी तरह से हदायशा के जज्बात जगा चुके थे। खुद पर नजरों की तपश महसूस करते हुए पलवशा ने थकन ज़्यादा चेहरे को उठाया तो दिल धक से रह गया था। अभी वो कुछ समझती कि हदायशा ने ब्रीफ के सोफे पर उछालते हुए कदम पलवशा की जानब बढ़ाए। तुम्हें अंदाजा भी है माई शाइनिंग स्टार को तुम्हें देखने के लिए ये दिल किस कदर बेचैन था, और तबीयत खराब थी तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? देखो कैसे आग की तरह जल रहा है जिस्म। आगे बढ़ते हुए पलवशा के कांधों को गिर बाजू लपेटकर सीने में बीते हुए मोहब्बत बड़ी सरगोशी करते बाद शिकवा किया तो पलवशा ने कसमसा का हदायशा का हसार तोड़ना चाहा। हदायत उफ शाह हटे, हमें सांस नहीं आ रहा। हदायशा के सीने से मुंह लटकाने की कोशिश करते हुए मादम लहजे में कहा तो हदायशा ने गुरु का पलवशे हान के सर को देखा, फिर साथ जटते हुए पलवशे को बाहों में उठाते हुए कदम सोफे की जानब बढ़ाए। ओ, मुझे तो सांस ही तुम्हारे करीब आता है। पलवशे को सोफे पर बिठाकर उसके सामने बैठकर बोझे लहजे में कहा तो हदायशा की पापा पलवशे की आंखें शर्म से झुकी थी और होंठों पर शर्मिली मुस्कुराहट रही थी, तो हदायशा ने झुकते हुए नरमी से उस मुस्कुराहट को अपने होंठों में कैद किया और जिस पर पलवशे ने सटपटा कर दूर होना चाहा। ये एहतजाज, झिझक और ये दुनिया सिर्फ कुछ दिनों तक है शाइनिंग स्टार, उसके बाद सिर्फ हदायशा होगा। उसकी जनून हेजियां था, मुझसे इस नरमी की उम्मीद ना रखना, इस मामले में तो कुछ भी नहीं है। पलवशी के हाथों को अपने हाथों में थामे अंगूठे को पलवशी के दाएं कलाई पर रब करते हुए संजीदा लहजे में कहा तो पलवशी ने गरनी पलकों की झालर उठाकर हदायशा के सुर और नीली आंखों में देखा। आप कब आए? हदायशा की नजर से बचने की हालत सवाल किया तो हदायशा कुछ याद आने पर चौंका। तुम्हारा बाहर देखने आया था, दादी ने कहा था कि तुम्हें देख आऊं, उन्हें तसली हो जाएगी। पीछे हटते हुए बैग से थर्मामीटर निकालते हुए सरसरी लहजे में कहा तो पलवशी ने होंठ बीते हुए सर झुकाया। बुहार बीपी चेक करते हुए हदायशा ने पर्ची पर दवाइयां लिखी तो इंजेक्शन लगाने का उसने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि वो बचपन से जानता था कि उसे इंजेक्शन से डर लगता है। मेडिसिन में भी कोई सिर्फ नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि मैडम कड़वा कहकर नहीं पियेंगे। हो गया आपका काम, तो अब आप जा सकते हैं। पलवशी के रूठे लहजे पर हदायशा ने चौंक उसको देखा था, जो अब भी अपने हाथों से खेल हुए मसरूफ थे। क्या मतलब, तुम नाराज हो? उसे सच में समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या है। तभी बात घुमाते हुए बगैर डायरेक्ट इस्तफसार किया तो पलवशी ने नाक सुकड़ते हुए चेहरे का रुख बदला। मतलब दादी की तसल्ली के लिए मुझे देखने आया, देख लिया, दवा भी लिख दी, अब आप जा सकते हैं। होंठ से रूठे लहजे में कहा तो हदायशा ने पहले ना समझी और फिर समझ आने पर कहका लगाते पलवशी हान की कमर में बाजू लपेट कर एक झटके में उसे अपने हाथ में लेते हुए कैद किया। दादी के कहने पर तुमने देख लिया, उनकी तसल्ली भी हो जाएगी, मगर अब तुम्हें शोहर बनकर भी तो देखना ना, तब तुमने मेरे काम में दखल नहीं दिया। मुझे उम्मीद है कि अब मेरे प्यार वाले अहम तरीन काम में भी एहतजाज नहीं करूंगी। पलवशा की छोटी सी सुराख पड़ती हुई नाक को दान तले दबाते हुए शोह लहजे में कहा तो पलवशा ने सटपटा कर हदायशा को देखा। मेरा वो मतलब नहीं था। दोनों हाथ हदायशा के कांधों पर रखते हुए मनमनाकर कहा तो हदायशा ने मुस्कुराते हुए मोहब्बत से पलवशी के माथे को छुआ। मेरा तो वही मतलब था जो मेरी बीवी समझ चुकी है। पलवशी की उंगलियों में उंगलियां रास्ते हुए हाथ की पूछ पर अपने पुरहिद्दत होंठों का लम्स छोड़ते हुए शोह लहजे में कहा तो पलवशा बेहतियार सिमटी थी। आपने मेरा हाल तो पूछा ही नहीं है। नजरे हदायशा के हाथों की रगू पर डगाए शिकवा किया तो हदायशा ने होंठों को ओ की शक्ल में खोला। तो क्या हाल है मेरी बेगम का? हाँ, तुम छोड़ो, मैं खुद ही अपनी बेगम का हाल देख लेता हूँ, संजीदा लहजे में कहते हुए अपनी बात की नफी करते हुए हाथ की पूछ पलवशी के माथे पर रखा तो पलवशी ने मुंह बसरों का हदायशा को देखा, मगर जान तो तब हवा हुई थी जब हदायशा ने झुककर पलवशी की बाहर की हिद्दत से दहती हुई सांसों में सांसें लेते हुए बालों में हाथ फंसाकर चेहरा ऊपर करते हुए दिल के मुकाम पर कान रखा तो पलवशा का दिल, नन्हा सा दिल, इस बेबाकी पर कांप उठा था। हदायशा के बाएं हाथ की उंगलियों के जान लेवा लम्स को अपनी गर्दन के आगे से पीछे की जानब हरकत करते हुए महसूस करके पलवशा बुरी तरह से कसमसाई थी। हदायत प्लीज, हदायशा के बालों में उंगलियां फंसाते हुए चेहरा ऊपर की जानब करते हुए तरफ का चेहरा
हदायत शाह की गर्दन में छुपाकर नफी में साड़ी लाते हुए कहा तो हदायत शाह ने उनका किनारा दांतों तले दबाए बामुश्किल अपना कहका जब्त किया। क्या हुआ, अभी तो मैंने ठीक से हाथ भी नहीं देखा और तुम मुंह छुपा रही हो, इलाज करो, इलाज करना तो बाकी है। पलवशी की कमर पर उंगलियों को फेरते हुए एक ही झटके में पूछ पर लगी जिप को खोलते हुए झुककर अपने लाभ पलवशी के कांधे से थोड़ा नीचे कमर पर रखे तो पलवशा को अपने वजूद में सत लेने शरायत करती हुई महसूस हुई। अभी वो बेचारी मजामत भी ना कर पाई थी कि हदायत शाह ने कांधों से शर्ट से खसखसाते हुए पलवशा का चेहरा अपने सामने किया। बिना पलवशी का इत्तेजा का मौका दिए पूरी शिद्दत से पलवशा के कपकपाते गुलाब से पंखुड़ी पर झुक गया। अपने होंठों पर पलवशी हान के होंठों को शिद्दत से दबाते हुए कांधों पर अपने हाथ की पूछ फैलाते हुए पलवशा को कपाने पर मजबूर कर गया था। पलवशी की कमर पर बाजू लपेटते हुए उसे दूर हुए बगैर ऊपर उठाते हुए सोफे पर लटाते हदायत शाह गन्नी घटा की तरह पलवशी पर साया करता हुआ चला गया था। हदायत शाह के होंठों के लम्हे में अपने होंठों से गर्दन का सफर तय करते हुए पलवशा ने बिखरे तनफ्फुस और दरकते दिल के साथ इत्तेजाज करना चाहता, मगर हदायत शाह सब बुलाए पलवशी हान की इत्तेजाज करते हुए हाथों में अपनी उंगलियां रास्ता गर्दन और कांधों पर जा बजा अपनी चित्तें नशावर करने लगा। कमरे की मैनी है समोचे में पलवशा की बिखरी सांसों और हदायत शाह की दुनकी के माने चलती हुई सांसों का शोर बढ़पा था। अपनी गर्दन से चेहरे तक हदायत शाह के झुलसा देने वाले लम्स को महसूस करती वह हदायत शाह के सीने में छुपने लगी थी तो हदायत शाह ने साथी से पलवशी को खुद में बीच लिया। वह भी कुर्बत के इन लम्हात में मजीद बहता कि फोन पर आते हुए कार पर साथी से आंखें मीचता हुआ झटके से पीछे हुआ। फोन में बेराम शाम की कॉल देते हुए उठाने की बजाय फोन बंद कर देते हमार अलू नदू से सोफे पर आंखें बंद किए हुए कपकपाती पलवशी हान को देखा। पलवशी हान की होंठ चलाते होंठों से नजर सिरती हुई दूधिया सुर्ख गर्दन पर आई तो वहां पर अपनी शिद्दतों के निशान देते आंखों में हमार उतरने लगा। दोनों बाजू पलवशी की कमर के गिर्द हायल करते हुए झटके से उठाकर अपने रूबरू किया तो पलवशी हान ने घबराकर कान से सिरती हुई छेड़ को थामा तो हदायत शाह ने होंठ का किनारा दांत तले दबाते पलवशी हान की नीली आंखों की गुर्बत की सुर्खी को देखा। बाकी का इलाज रुखसी वाले दिन कंटिन्यूस करेंगे और तुम्हें तो मैंने बताया ही नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस ले रखी हैं। आई एम श्योर कि तुम इन्हें पहनकर बिना बुखार के भी बहुत हॉट लगोगी। कॉलर बोन पर अपने लब रखते पलवशी की शर्ट ठीक करते हुए जिप बंद करते सरगोशी की तो पलवशी हान ने सिर पड़ते चेहरे को मजीद झुका लिया। हमें आपसे कोई इलाज नहीं करवाना, सर झुकाए मनमना का कहा तो हदायत शाह ने घूरकर पलवशी हान के झुके सर को देखा। अब इलाज की जरूरत भी नहीं है, उस दिन तो हम जुनिया हदायत शाह या पलवशी को लाने के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे ना, और इस दिन मैं तुम्हारा कोई एहतजाज बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जूनियर पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, मैं उन्हें मजीद इंतजार नहीं करवा सकता। पलवशी हान का चेहरा हाथों में दबोचते अपने चेहरे के करीब तर करते हुए साथ लहजे में कहा तो पलवशी हान ने फटी फटी आंखों से हदायत शाह की प्लानिंग को सुना था। मुझे उम्मीद है कि तुम इस नए काम में मेरा भरपूर साथ दोगी, साथ ना दे सकी तो चुपचाप खामोशी से मेरी शिद्दतें बर्दाश्त कर लेना, मगर मजामत की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा मैं। तुम्हारा हर नास नखरा आंखों पर लेकिन दूरी कायम करने वाला एक नहरा एक आंख बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। पहले ही बहुत उम्र गुजार ली है इन दूरियों में, अब एक लम्हा भी नहीं। फोन पर आते बेराम शाह के मैसेज का जवाब टाइप करते हुए साथ लहजे में कहते एक बार चूक कर फिर से पलवशी हान के नाजुक होंठों को अपने सर गिफ्ट में लेते हुए बैग उठाकर लंबे लंबे डरक बढ़ता हुआ कदम बाहर की जाना बढ़ाया, जबकि पलवशी हान ने ऊंचे लगते चेहरे को हाथ में छुपाते हुए पलट कर चेहरा सोफे की पूछ से छुपाया। सारा किचन समेट कर अब वो चेंज करने की घर से ऊपर अपने कमरे की जन्म जा रही थी कि अपने पीछे आंधी तूफान की तरह किसी को सीढ़ियां चढ़ते हुए महसूस करके उससे पहले कि वो पलटती के जरगाह ने अपना दायां हाथ अकीदत के पेपर रखते हुए उसे दीवार के साथ लगाया था। वो बिना अकीदत को समझने का मौका दिए उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए सर के ऊपर दीवार पर पिन करते हुए चेहरा अकीदत के चेहरे के करीब किया। वो जो इस अचानक आफ्ताब पर हक तक से रह गई थी अपने सामने जरगाह को संजीदा चेहरा और आंखों में हफ के लिए खड़े देखकर बुरी तरह तिल मिलाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या हान, अभी तुम या मैं गिर जाते। हाथ छुड़वाने की कोशिश करते दांत को चुकचा कर कहा तो दरगाह ने दाएं हाथ से अकीदत की गर्दन अपनी सर गिरफ्त में ले ली। हाँ हो गया है दिमाग खराब, क्या कह रही थी तुम मेरे हिस्से का खाना अपने हाथों से बना खाना उस अरशद को दोगी, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की भी। हाथों और गर्दन पर सर गिरद करते हुए अकीदत के चेहरे पर झुकते हुए घुड़ा का काद और अकीदत ने सख्त नजर से अजरगाह को घुरा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे बनाए हुए खाने में नुक्स निकालने की, और मैंने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि अमल भी किया है, तुम्हारे हिस्से का खाना अरशद को पहुंचा दिया है। आंखों पर पटपटाते कंधे उचकाकर कहा तो जरगाह का चेहरा पल में सुरख हुआ था। तुम्हें अंदाजा भी है कि यह खाना उसकी जिंदगी का आखिरी खाना भी हो सकता है। अकीदत की शायरक पर अंगूठा फेरते हुए सरदोस्पाट लहजे में कहा तो अकीदत ने कंधे उचकाकर आंखें घुमाई। हाथ छोड़ो मेरा, पहले सारा दिन चम्मच हिला हिलाकर मेरे बाजू दर्द कर रहे हैं। जरगाह के हंसाने खड़े होते हुए बुरी तरह छटपटाते हुए कहा तो जरगाह ने नामहसूस अंदाज में गिरफ्त हल्की की।
مجھے جب اس چمچ چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، جب میں کچھ کھا ہی نہیں سکا، تو پھر میں کیوں تمہارے درد کا احساس کروں؟ عقیدت کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو عقیدت نے بے یقینی سے زرگام خان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ اب تم اس بات کا بھی مجھے مجرم ٹھہراؤ گے؟ تمہیں ہی کھانا پسند نہیں آیا تھا، مرچیں زیادہ تھی نا، تو میں تمہیں کیوں زبردستی وہ کھانا کھانے دیتی؟ اور میں نے کب کہا کہ وہ میرے درد کا احساس کرو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہارے احساس کی، ہاتھ چھوڑو، جانا ہے مجھے۔ دانت پیستے ہوئے دبے دبے لہجے میں چلا کہا تو زرگام خان نے عقیدت کے دونوں ہاتھ چھوڑتے ہوئے اپنے دونوں بازو عقیدت کی کمر کے گرد باندھے۔ نہیں پسند آیا تو وہ میرا مسئلہ ہے، اگر مجھے مرچیں لگ رہی تھی تو میں اپنی فیورٹ سویٹ ڈش کھا لیتا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اس سالے کے سامنے مجھ سے پلیٹ ہی چھین لی، اور کیا کہا تھا میں نے؟ اور کیا کہا تھا کہ میں پھل کھا لوں؟ تپے تپے لہجے میں چلا کہا تو عقیدت نے زرگام خان کے جون چلانے پر گرد گرد نگاہ دہرائے۔ تم پاگل ہو، ہم اپنے کمرے میں نہیں ہیں، میرے بھائی آئے ہوئے ہیں، اب اس طرح سے چلایا مت کرو کہ کھا لوں گا اپنی سویٹ ڈش۔ زرگام خان کی سرو نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تو پل میں زرگام خان کی آنکھوں میں ہمار اترا تھا، جسے بے خبر عقیدت جھنجھلاتے ہوئے زرگام خان کے بازو اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی ارد گرد نگاہ بھی دہرا رہے تھے، مگر بہرام یا ہدایت میں سے کوئی ادھر آ جاتا، اگر وہ نام بھی آتے، اگر داجی یا ارکمان ہی آ جاتے۔ اس شخص نے تو ڈٹائی اور بے شرمی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ سویٹ ڈش تو میں کسی صورت نہیں چھوڑنے والا۔ زرگام خان کے بوجھل لہجے پر عقیدت نے چونک کر دیکھا، مگر زرگام خان کے ہمار آلود نظر کو اپنے ہونٹوں پر دیتے ہوئے سختی سے ہونٹ بیچے۔ زرگام پلیز مجھے جانے دو، میں نے چینج کرنا ہے، مدم لہجے میں منمنا کا کہا تو زرگام خان نے سنجیدہ نظر سے عقیدت کے سر پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اب ہمارا پروموشن ہو جانا چاہیے؟ ناک عقیدت کی گال پر ٹریس کرتے ہوئے ہمار آلود لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت نے ناسمجھی سے زرگام خان کے جھکے چہرے کو دیکھا۔ کس بات کا پروموشن؟ جاب سے تم مجھے منع کر چکے ہو تو اب کس چیز کا پروموشن؟ ہون کا کنارہ دانت تلے دبائی شکوا کن لہجے میں کہا تو زرگام خان نے مسکراتے ہوئے اپنا ماتھا عقیدت کے ماتھے سے ٹکرایا۔ میاں بیوی سے ماں باپ کے رتبے کا پروموشن، اس سالے کو ماما بنانے کا پروموشن، اسے پہلے کہ وہ مجھے ماما بنائے تو مجھے پاپا بنا دو۔ ہمار آلود لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے عداشہ کے ذکر پر دانت کچھ کچائے تو عقیدت نے گڑ کر زرگام خان کو دیکھا۔ پاپا بننے سے زیادہ تمہیں میرے بھائی کو ماما بنانے کی جلدی ہے، حد ہو گئی ہے زرگام۔ عقیدت کے چچلا کا کہنے پر زرگام خان نے گڑ کر اس کو دیکھا تو تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ تمہیں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ بھائی کا، اور ویسے بھی تمہارے بھائی کو بہن دے رہا ہوں نا اپنے، اب وہ اپنی بیوی کو ٹائم دو اور میری بیوی کی جان چھوڑے۔ عقیدت کی کمر پر گر سرد کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار پر مار لے۔ بنا زرگام خان کو کوئی جواب دیے ہوئے خاموشی سے سر دیوار سے ٹکا کر نظریں نیچے سینوں پر ٹکائی تو زرگام خان نے آئی برو اچکا کر عقیدت کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہتا تمہارے بھائی کو کچھ اور تم بھی فریش ہو آؤ، لیکن اس سے پہلے میری بات مانتی ہوگی۔ زرگام کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے نرم لہجے میں کہا تو عقیدت نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے زرگام خان کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ کیسی بات؟ مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہ بات میری جان ہلکان کرنے کے لیے ہی ہوگی۔ ناسو کرتے ہوئے میں منع کر کہا تو زرگام خان نے بلا تاخیر سر اس بات میں ہلایا۔ جان ہلکان کرنا نہیں ہے، جان لینے کا ارادہ ہے، تمہاری روح میں شامل ہو کر یک جان ہونے کا ارادہ ہے۔ عقیدت کے چہرے پر جھکتے ہوئے جا بجا دیکھتا ہوا لمس چھوڑتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کو اپنے رگوں پہ میں سخت لعنت سرائج کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ خشک پڑتے ہوئے حلق کو تر کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے زرگام خان کے اجرے کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے خود کو بامشکل گرنے سے بچایا۔ مطلب؟ زرگام خان کے داڑھی کی چبھن اپنے گال پر محسوس کرتے ہوئے جھٹری لیتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں کہا تو زرگام خان نے مسکراتے ہوئے شدت بڑا لمس چھوڑتے ہوئے اپنے دانت عقیدت کے ہونٹوں کے قریب گاڑے۔ منڈے کو ہم ڈیٹ پر جا رہے ہیں، اور مطلب میں تمہیں وہاں بہت اچھے سے سمجھاؤں گا ڈیٹیل میں۔ ہمارے کبڑ میں جو لاکر ہے اس کا پاسورڈ ہمارے بچپن کے نکاح کی ڈیٹ ہے اور اس میں ایک ڈریس ہے، منڈے کو وہ پہن کر تیار ہو جانا۔ عقیدت کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے ہونٹوں کا کنارہ دانت تلے دبائے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ تب بھی زرگام خان نے جھکتے ہوئے اپنے تشنا لب عقیدت شاہ کے ہونٹوں پر رکھ دیے، اپنے ہونٹوں پر عقیدت کے ہونٹوں کو شدت سے دباتے ہوئے عقیدت کی سانسوں کو شدت سے اپنی سانسوں میں الجھایا۔ عقیدت کے ہونٹوں کو پوری شدت سے چومتے ہوئے اپنے دونوں بازو عقیدت کی گردن کے گرد لپیٹے اسے خود میں بیچا۔ وہ عقیدت کے معاملے میں ہمیشہ شدت پسند ہو جاتا تھا، جب جب وہ عقیدت کے قریب آیا تھا اس کے لمس میں کھوتا وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ عقیدت کے ہونٹوں اور چہرے پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھنے کے بعد وہ خود میں نرمی لانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ہر بار وہ پوری طرح سے ناکام ہو جاتا تھا۔ عقیدت شاہ اس قدر عزیز تھی زرگام خان کو کہ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنے ہر لمس کے ساتھ عقیدت کو خود میں جذب کر لے یا خود اس کی روح میں شامل ہو جائے۔
इस वक्त भी वो अपने लम्स में नरमी लाने की कोशिश करने के बावजूद भी जरगाम खान आंखें बंद करता सब कुछ बलाई अपनी शिद्दतें अकीदत के होंठों पर लौटा रहा था। दूर से आते हुए कदमों की चाप सुनते हुए अकीदत ने जरगाम खान की उजरे को झटके देते हुए पीछे होना चाहता, जिस पर जरगाम खान ने अकीदत की कलाइयां अपने हाथों में दबोचते अपने दांतों में अकीदत के निचले होंठ को हल्के को लेते हुए हल्के से खींचते नरमी से अकीदत के होंठों को आजाद किया तो अकीदत बिखरे तनफ्फुस से बेहालत हुई सर जरगाम खान के कांधे से टकरा गए, जबकि जरगाम खान ने अमार उलूद नजरों से अकीदत के सर को देखते अपने दोनों बाजू अकीदत के गिर्द फैलाए। बेगम, ये तो मंडे नाइट का बस छोटा सा ट्रेलर था, अभी तक जान हल्कान होने लगी। अब ऐसा करना, फल वगैरह खाओ और खुद में जान लाओ ताकि अपने हान को झील सको। बाकी की मूवी मंडे को स्टार्ट करेंगे। अकीदत के कान गिलों को दान तले दबाते हुए शोर लहजे में सरगोशी करते हुए ऊपर सीढ़ियों पर किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए बाएं जानब देखा तो अकीदत तो मुकद्दस बेगम को स्पाट नजर से अपने जन्म देते हुए जरगाम खान ने मुस्कुराकर उनको देखा। माँ हैरियत, कुछ चाहिए था आपको? जरगाम खान की बात पर अकीदत ने झुटके से पीछे होना चाहता तो जरगाम खान ने अकीदत के कंधे के गिर्द अपना बाजू फैलाते उसकी कोशिश को नाकाम किया था। नहीं, बस ऐसे ही, स्पाट लहजे में जवाब देती वो नीचे आने लगी थी तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर अकीदत का हाथ अपने साथ गिफ्ट में लेते कदम उनके जानब बढ़ाए, जबकि अकीदत ने चेहरे पर संजीदगी तारी किए नजरें मुकद्दस बेगम के चेहरे से फेरते हुए जरगाम खान के हाथ पर टका दे। नहीं, वो आप ऊपर से आ रही हैं, मुझे लगा हम में से किसी से कोई काम था। जरगाम खान की बार बार मुकद्दस बेगम ने मुठियां बीते हुए जरगाम खान के चेहरे को नफरत से देखा। अगर मेरा कमरा नीचे है तो उसका मतलब है कि मैं ऊपर नहीं जा सकती या मेरे ऊपर जाने पर पाबंदी है। अकीदत के संजीदा चेहरे के बावजूद उसके चेहरे पर बिखरी हया की लालियां और सुरख होंठों और गालों पर जरगाम खान की शिद्दतों के निशान देते हुए बुरी तरह से बिगड़ी थी। वो तो इस नस्ल को खत्म करने के दर पर थी। अगर जरगाम खान का बच्चा आ जाता वो तो कभी अकीदत को किसी कीमत पर ना छोड़ता। उसके बाप ने तो बिना मोहब्बत के सिर्फ बच्चों की खातिर उनकी सब गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें छोड़ा था। तो यहाँ तो फिर मामला ही उल्टा। वो दोनों दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो अगर इन्हें अलग करने की कोशिश भी करती तो जरगाम खान कभी ना अकीदत को छोड़ता। वो जरगाम खान की आखिरी बात सुन चुकी थी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि इन दोनों का रिश्ता अभी इतना आगे नहीं बढ़ा। अब उनका दिमाग बेहद तेजी से बहुत तेजी से काम कर रहा था। किसी भी कीमत पर मंडे वाला दिन उन्हें कुछ ऐसा करना था कि जरगाम खान चाह कर भी अकीदत के पास ना जा सके। मेरा वो मतलब नहीं था माँ, एक कमरा क्या, ये पूरी हवेली आपकी है, मैं आप पर कैसे पाबंदी लगा सकता हूँ? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दें। अकीदत के हाथों पर गिरसत से सर तर करते हुए फिर से नम लहजे में कहा तो मुकद्दस बेगम ने मुंह फेरते हुए हनकोड़ा बढ़ा। मुकद्दस बेगम के मुंह फेरने पर जरगाम खान की आंखों में उतरते दर्द को देखकर अकीदत का बस नहीं चल रहा था कि इस नागन का सर कुचलते। मुझे लगता है मामी तुमसे नाराज हैं। अकीदत की आवाज़ पर वो दोनों ने चौंक कर नासमझी से अकीदत की जन्म देखा। क्या मतलब? माँ मुझसे क्यों नाराज होगी? अकीदत को नासमझी से देखते हुए मुकद्दस बेगम की तरफ रुख करते हुए कहा तो मुकद्दस बेगम ने चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट लाते हुए जरगाम खान को देखकर सर नफी में हिलाया। वो भी मैं बताऊं तुम्हें? अब जरगाम खान के बाजू पर हल्के से मुक्का मारते हुए शर्माए ले जाए लहजे में कहा तो जरगाम खान की हैरत में मजीद इजाफा हुआ। वो मुकद्दस बेगम के रवैये को मकम्मल तौर पर बुलता अब नासमझी से अकीदत को देख रहा था, जो बात बताने की बजाय शर्माने में मसरूफ थी। क्या बोले जा रही हो माँ? आप बताएं, आप नाराज हैं मुझसे किसी बात पर? क्या आप अभी तक अकीदत को मेरे रिश्ते की वजह से नाराज हैं? अकीदत को जवाब देते मुकद्दस बेगम से सवाल किया तो मुकद्दस बेगम ने गड़बड़ाकर जरगाम खान को देखा। अभी मुकद्दस बेगम कुछ कहती कि अकीदत ने अपना चेहरा जरगाम के बाजू में छुपाया। मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं फिर भी मामी जी की नाराजगी की वजह बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें मुझसे ज्यादा शर्म आ रही है। वजह यह है मामी की अब उम्र हो गई है, सारा दिन कमरे में कैद रहती, घर में मुलाजमों की शक्लें देख देख कर उतार चुकी हैं। उन्हें अब दिल बहलाने के लिए एक छोटा सा बेबी चाहिए जो उनका दिल बहलाए और हवेली में उनकी खिलखिलाहटें गूंजे, और वो बेबी हम उन्हें देना है। लेकिन आपको गाँव वालों से फुर्सत मिले तो हम इस बारे में कुछ सोचे ना। थोड़ी दरगाह खान के बाजू पर टकाते हुए आंखें पटपटा कर कहती वो पल में सरगाह खान के 14 तबक रोशन कर चुके थे। अपनी माँ के सामने इस तरह की बात पर वो बुरी तरह से गड़बड़ाया था, जबकि मुकद्दस बेगम का बस नहीं चल रहा था कि अकीदत को दिक्कत दे के उसका काम आज ही तमाम कर दे। वो माँ, मेरा मतलब है माँ जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दिन भी आ जाएगा। अभी मैं जरा उसे रूम में छोड़ रहा हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। मुकद्दस बेगम को एक ही सांस में जवाब देते उसे चिपकती हुई अकीदत का बाजू अपनी सर गिरफ्त में लेते हुए कदम ऊपर की जाने बढ़ाए तो मुकद्दस बेगम ने गर्दन तिरछी करते हुए खून अशाम नजर से उन दोनों को गुड़ा कि तभी अकीदत ने चेहरा पीछे करते हुए मुकद्दस बेगम को देखकर आंख मींची तो मुकद्दस बेगम तिलमिला कर गई। कमरे में पहुंचते ही अकीदत ने झुककर अपने दांत
زرگام خان کے بازو میں گائے تو زرگام کی گرفت ڈھیلی ہوئی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھاگ کر واش روم میں گم گئی تھی، جس پر زرگام خان نے گرو کا بند دروازے کو دیکھا، جبکہ عقیدت کی باتیں یاد آنے پر ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔